नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम साहिर लुधियानवी साहब की कुछ पंक्तियां आपसे साझा करना चाहते हैं जो बहुत माकूल लग रही हैं हमारे टॉपिक से। कहिए, ठीक है जी। अब आए या ना आए इधर पूछते चलो, अब आए या ना आए इधर पूछते चलो, क्या चाहती है उनकी नज़र पूछते चलो। हमसे अगर है तर्क के ताल्लुक तो क्या हुआ, हमसे अगर है तर्क के ताल्लुक तो क्या हुआ, यारो कोई तो उनकी खबर पूछते चलो। तो ये साहिर लुधियानवी साहब ने कही हैं पंक्तियाँ, तो वो हमने आपसे साझा कही हैं। लेकिन हम जो पूछना और समझना चाहते हैं वो आपसे साझा कर रहे हैं। पहले वीडियो में जो इमरजेंसी से जुड़ी हुई वीडियो हमने बनाई थी, वो हमने जो के नटवर सिंह जी, उन्होंने किताब लिखी है वन लाइफ इज़ नॉट एनफ। उनमें उनके 10-12 पेज हैं। उन्होंने इमरजेंसी से, क्योंकि वो उस सरकार के एक हिस्सा रहे थे उस वक्त, और यहाँ तक कि 2004-05 में वो विदेश मंत्री भी रहे। अब जिस किताब का हवाला हम लेके चल रहे हैं वो लिखी है कैथरीन फ्रैंक ने। ये जीवनीकार भी हैं अमेरिका की और लेखिका है बहुत प्रसिद्ध। इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं। ये इंदिरा, इस पर बायोग्राफी इन्होंने लिखी है। इससे हम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। और समझना ये होगा, क्योंकि एक युग को तो आज सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार काला अध्याय, काला युग और जो भी काला दिवस क्या क्या के पता नहीं जो भी कहना चाह रही है, उनका हक है, क्योंकि वो गलती हुई थी। लोकतंत्र में जिस तरह से अधिनायकवाद की एक जो शेड जो कह लें, जो एक झलक नज़र आई, वो गलत थी, वो माना गया, सबने माना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना हुई थी, कि हम पहले भी कह चुके हैं और हम भी उसको गलत मानते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या वही काला युग था, या इसके अलावा भी जो राजनेता है, जो इनकी फितरत, जो इनकी सोच है, जो ताकतवर जो होता है, उनका जो नशा होता है, वो सिर्फ वहीं तक सीमित था या उसके बाद भी हुआ। तो पहले तो हम समझते हैं जो कैथरीन फ्रैंक ने लिखा है अपनी किताब में, हम समझ लेते हैं कि इमरजेंसी के साथ में एक्चुअली जो हुआ शुरुआत थी वो भी समझ लेते हैं। थोड़ी सी झलक हमने उस दिन बताई है, कुछ बिंदु कहें, झलक ना कहें, कुछ बिंदु कहें, वो हमने उस पर चर्चा की है, और अब और समझते हैं। दरअसल 12 जून 1975 का दिन जो है वो श्रीमती गांधी के लिए बहुत ही, आप जटिल कहें, असहज कहें, और बहुत ही मुश्किल, और एक जिसे चुनौतीपूर्ण कहें, या एक बिजलियाँ जैसे गिरती हैं ना, तो वैसी स्थिति आप समझ सकते हैं, हो सकती है। वो सुबह नाश्ता करने बैठी। जैसे ही नाश्ता करने बैठी हैं, सुबह 8 बजे, 7:30-8 जो भी समय होगा, इतने में ही जो R.K. धवन साहब उनके निजी सचिव रहे, ठीक है जी, वो भी आज दुनिया में नहीं है। वो उनका दरवाज़ा नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, और सूचना देते हैं कि जो D.P. धर साहब हैं, उनके सलाहकार थे, वो दुनिया में नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ उनको, उनकी डेथ होगी। पहली सूचना उनको 12 जून 1975 में नाश्ते के वक्त ये मिलती है। ठीक है जी, तो वो फौरी तौर पर जिस अस्पताल में वो थे धर साहब, वहाँ जाते हैं और अफसोस करते हैं। जो दुखी परिवार होता है, शोक संतप्त, और उनके जो अंतिम संस्कार, उनकी व्यवस्था करके हार्डली वो घर पहुँचती हैं, 1 सफदरजंग रोड। तो इतने में ही एक खबर और आ जाती है कि जो गुजरात में चुनाव हुआ था, एक आध दिन पहले ही हुआ था, और उसमें वो चुनाव हार गई हैं। क्योंकि जो अपना जयप्रकाश नारायण जी थे, मोरारजी देसाई जी थे, इन्होंने एक मुहिम, आप जानते हैं कि वो चलाई रखी थी, और उसका जो परिणाम था वो विधानसभा का चुनाव गुजरात से हार गई। तीसरी खबर ये मिलती है कि 1971 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा था रायबरेली में, तो राजनारायण साहब 1 लाख वोट से हार चुके थे। अब सवाल ये था कि उन पर एक रिट डाल दी थी उन्होंने, राजनारायण जी, कि इन्होंने सरकारी मशीनरी या सरकारी लोगों का दुरुपयोग किया था। तो उस वक्त उनके साथ उनके एक यशपाल कपूर साहब, उनका नाम था यशपाल कपूर, उनके निजी सचिव थे। दरअसल उन्होंने 13 जनवरी को अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है जी, 13 जनवरी को अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन हुआ क्या कि इस्तीफे पे कितनी कार्रवाई हुई, उनके रिज़ाइन पे, रेजिग्नेशन पर कितनी कार्रवाई हुई, ये वो उससे अनभिज्ञ थे। तो वो 7 जून को ही वो इंदिरा गांधी जी के उससे जो प्रचार की मुहिम चल रही थी, कैंपेन चल रहा था, तो उसमें वो जुट गए। ठीक है जी, ऐसे में होता क्या है कि जो एक P.N. हस्कर साहब थे, ये P.N. हस्कर हुए या D.P. धर साहब हुए, इनको एक कश्मीरी
शिष्टमंडल कहें, कश्मीरी मंडली कहें, ये सब सलाहकार ग्रुप था इंदिरा गांधी जी का उस वक्त। तो इनको क्वार्टराई बोला गया है, कश्मीरी क्वार्टराई। तो ये वो मंडली थी। उनमें से अब हस्कर साहब ने उस पर कोई ज़्यादा जो तीव्रता से एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं हुआ था, ये कसूर था जिस पर वो मुकदमा डाला गया, रिट डाली गई कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। अब इसको लेकर मुकदमा डाला गया और तत्कालीन जो जस्टिस थे वहाँ पर, जगमोहन सिन्हा साहब, उन्होंने इस फैसले को मतलब कि नारायण के हक में दिया और डिबार्ड कर दिया इंदिरा गांधी जी को, और वो चुनाव नहीं लड़ सकती 6 साल के लिए, और ना ही ऑफिस में जा सकती। कसूर मैंने आपको बता दिया, वो ये था कि यशपाल कपूर साहब ने अपने उसके जब वो निजी उनके सचिव थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था 13 जनवरी को, और वो 26 जनवरी या 25 जनवरी तक उनके ऊपर जो एक्शन या प्रॉपर एक्शन जो नहीं लिया जा सका, या वो जो लेथार्जिकपन था जो भी अस्कर साहब का या जो कुछ भी रहा हो, इससे वो जो कपूर साहब थे वो अनभिज्ञ थे। तो 7 जनवरी को उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया इंदिरा गांधी जी के साथ। और हुआ क्या था कि मंच पर उन्होंने लाउड स्पीकर और इन चीज़ों की व्यवस्था करनी थी, और इसको अनुचित माना गया। ठीक है जी, दिस वाज। और आज इस किताब में वहाँ पर लिखा गया है, द चार्जेस ऑफ विच इंदिरा गांधी हैड बीन फाउंड गिल्टी वर रिलेटिवली ट्राइवियल, मामूली थे, फ्रॉम यूजिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द फर्दरेंस ऑफ देयर प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि ये निषेध कर दिया गया था कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, कर्मचारी, अधिकारी का प्रयोग कोई भी प्रत्याशी नहीं करेगा उस दौर में। तो यहाँ जो यशपाल कपूर साहब थे उन्होंने क्या किया था बेसिकली, क्योंकि 13 जनवरी को उन्होंने अपना रिज़ाइन दिया था, 7 जनवरी से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया, और वो अनभिज्ञ थे इस बाबत कि जो हस्कर साहब हैं उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई शुरू की है या नहीं तीव्रता के साथ। और उन्होंने किया इतना ही था कि एक मंच तैयार किया था और उनके लिए साउंड सिस्टम के लिए लाउड स्पीकर वगैरह कुछ इतनी ही से उन्होंने वो किए थे। ऐसा नहीं था जो आज के युग में, जैसे अब राहुल गांधी ने कहा है कि जो एक आर्टिकल उन्होंने जो लिखा है मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। तो उसमें तो अब आप देखते हैं कि किस तरह से जो पूरा जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरह से सरकार की मदद के लिए कह लो या जिस तरह से भी वो उसका कार्यविधि सारे का सारा उन्होंने बयान किया है। क्या ऐसी घटना घटी थी उस वक्त 1975 में? ये सवाल है आपके लिए और हम सबके लिए है वैसे तो। अच्छा, अब आइए, ये तो रही एक बात। अब 1970 अगर बात करते हैं थोड़ा सा और पीछे जाके, तो 1977 में मोरारजी देसाई ने एक जो पिछड़े सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को इनकी पहचान के लिए एक बीपी मंडल का उन्होंने गठन किया था। तो उसके बाद जो वीपी सिंह साहब थे उनके दौर में जो घटना घटी कि किस तरह से 200 स्टूडेंट थे जिन्होंने खूब विरोध किया। विरोध तो वैसे राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, लेकिन दिल्ली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 200 स्टूडेंट थे जिन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया। उनमें से सितंबर में सबसे पहले थे सुरेंद्र चौहान और अक्टूबर में थे एक राजीव गोस्वामी। ठीक है जी, राजीव गोस्वामी तो उनकी तो डेथ हो गई थी। तो क्या ये काला अध्याय नहीं गिना जाएगा? सरकार तो इस बात के लिए होती है कि सबकी उसके लिए सुरक्षा और देखभाल के लिए या सबके उसके लिए, तो क्या वजह रही कि वीपी सिंह जी के सामने ये सब कुछ हुआ, घटित हुआ, तो नहीं रोक पाई? ये सवाल है या नहीं है? तो काला दिन वो किसके लिए था? कम से कम उन माँ बाप के लिए तो है जिनके वो युवा जो बच्चे थे वो चले गए, वो तो कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। तो आज की परिस्थितियों में भी अगर हम देख रहे हैं तो इस चीज़ को हम आपको फिर कह दें कि हमें समझना ये है कि ये कह देना कि वो काला दिवस था, युग था, जो भी था, वो गलत चीज़ गलत है, वो किसी समय भी हो, लेकिन इस समय भी जो चल रहा है हमें उसे समझना होगा। उस वक्त जो है उस दौर को कहा गया ट्राइमिवरेट कहा गया। एक अंग्रेजी का शब्द है ट्राइमिवरेट, यानी 3 लोगों के पास सत्ता थी। उनमें से एक जो संजय गांधी थे, एक इनके सलाहकार थे तो इंदिरा गांधी के, ठीक है जी, और एक इंदिरा गांधी स्वयं। तो ये जो पूरा एक ट्राइमिवरेट कहा गया, अब डुमिविरेट है, 2 लोगों के हाथ में सत्ता है, सभी जानते हैं। तो डिफरेंस क्या है? वो तो काला युग था। अगर आज की हम परिस्थितियों को भांपें समझें तो क्या कहना होगा? लेकिन सवाल तो ये है कि जिन गरीबों को उजाड़ा जा रहा है दिल्ली में या जहाँ पर भी उजाड़ा जा रहा है, उनके लिए विकल्प क्या है? ये काम किसका है? सरकार का है या नहीं है? तो ये सब आप सबने हमने समझना है कि देखिए, ताकत का नशा किसी को भी होता है।
जिसके पास ताकत आएगी वो नशे में ही रहेगा और वो मनमानी करने की कोशिश करेगा। अब सवाल ये है कि हम लोगों का जो आम, मैंने हमेशा आम जनता से ही एक अपील की है कि आपने समझना है कि राजनीति क्या कहती है। अपने लोकतंत्र को बचाना है, अगर वो अपने मतदान की शक्ति को आपने बरकरार रखना है तो लोकतंत्र बचाना होगा, संविधान बचाना होगा, और संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा और ये मतदान की शक्ति। हम जो बार बार इल्तजा करते हैं, जो बार बार यही कहते हैं कि आप थोड़ा निगाह रखो, समझो कि जो ये नेता लोग कह देते हैं किसी भी पार्टी के हों, सब कुछ सारा कुछ ठीक होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अपने थोड़ा सा अध्ययनशील बनोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में आ जाती हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए। हमारी तो इल्तिजा यही है। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।